नमस्कार, मैं निरंजन नांदल। आज हमारे साथ हैं बलवीर मान जी, जो एक बहुत ही बढ़िया किसान हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और अब भी हैं। और इनसे आज जानेंगे भी किसान को लेके जो अब बिल पास हुए हैं ये कितने संतुष्ट हैं और आगे भविष्य में किसान के इनसे कितना फ़ायदा और कितना नुकसान उठाएगा। नमस्कार जी मान साहब। नमस्कार नांदल साहब। मान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आज बिल के ऊपर चर्चा चलती है किसान की जी, तो हर एक पार्टी जी किसी न किसी तरीके से इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हल किसी कोई बता नहीं रहा। तो आपकी क्या राय है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे किसान हैं। जी नांदल साहब, मैं किसान भी हूँ और किसानों के लिए अखिल भारतीय किसान उत्थान मंच के माध्यम से काम भी कर रहे हैं हम 12-13 स्टेट्स में। जी, दरअसल है, किसानों ने कभी भी कोई ऐसा बिल या ऐसा कानून डिमांड नहीं किया कि हमें ओपन मार्केट दे दो या हमें भंडारण की छूट दे दो, कितना भंडारण हो, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हमें इजाज़त दे दो। किसान ने हमेशा ये कहा है कि हमारी आय कैसे बढ़े, हम जितने उत्पादन उगाते हैं उनकी सबकी एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो, जिससे लागत पे हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाए, हम अपना लालन पालन, अपने बच्चों की शिक्षा, घर में बीमार का इलाज, रहन सहन हम भी औरों की तरह जी लें। किसानों ने हमेशा ये तो मांग की है सरकार से कि हमारी आय कैसे बढ़े, लेकिन उन्होंने दूसरे जो तीनों बिल हैं ये तीनों बिल क्या है, किसान का शोषण की तरफ इशारा करते हैं। एक तो ओपन मार्केट की बात है, कभी भी एमएसपी से बाहर या मंडी से बाहर महंगी चीज़ बिकी नहीं है कोई भी फसल। सही पूछो तो एमएसपी पर भी 2 अनाज बिकते हैं, वो खासकर हरियाणा और पंजाब में बिकते हैं, धान और गेहूं, जबकि एमएसपी 23 अनाजों की है। उसमें दाल भी है, तिलहन भी है, कैश क्रॉप भी है, गन्ना कोपरा टाइप, और अनाज भी हैं, बाजरा, ज्वार, गेहूं, मक्का वगैरह। तो ये करने की बजाय कि ओपन बेचें, ये तय करना चाहिए सरकार ने कि इस रेट से कम बिकने पर सजा हो सकती है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है आढ़ती का, या किसी व्यापारी को जेल हो सकती है। एक तो ये होना चाहिए। ये जो ये भी पंजाब सरकार ऐसा बिल लेके आई है, वो ये आपके हिसाब से ठीक है? पंजाब सरकार ने ठीक किया है कि जिन फसलों का कम से कम एमएसपी है उससे कम मंडी से बाहर खरीदारी नहीं होगी। अगर होगी तो हम उसका एक अपराध मान के उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसमें 3 साल की शायद सजा का भी प्रावधान किया है, लाइसेंस कैंसिल का भी है। ये उससे मैं सहमत हूँ और ये सभी सरकारों ने करना चाहिए। आज ही केरला गवर्नमेंट ने 21 सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया है। भिंडी क्या भाव बिकेगी, प्याज क्या भाव बिकेगा, गोभी क्या भाव बिकेगा, उससे कम बिक नहीं सकती। ये केरला गवर्नमेंट ने, वहाँ कम्युनिस्ट की सरकार है, आज ही किया है। इसी तरह हम चाहते हैं कि किसानों के हर उत्पादन पे एक रेट तय हो जाए, एमआरपी टाइप, इससे कम नहीं बिकेगा ये बाजार के अंदर। और ये क्यों हो जाए, जिस कंपनी में 20-30-50 लाख की गाड़ी बिकती है उसमें 15 रुपए का नट भी बिकता है। जिस टेलर के पास आप 1000 सिलाई की देते हो वहाँ 1 रुपये, एक बटन के भी 1 रुपये तय है। तो किसान के साथ क्यों नहीं हो सकता? कोई सब्जी है, फल है, मसाले हैं, किसी का भी कीमत तय नहीं है, सिर्फ 23 अनाजों की है। लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू की थी ये 64 में, नेहरू के मरने के बाद। ये जो पंजाब सरकार ने तो तीन ही उस पर अनाज पे किया है, 3 ही फसल पे किया है, 23 में नहीं किया। आपने कहा भी जो एमएसपी होती 23 पे लागू होती है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसान को बुरगलाने की कोशिश ही करी है। आप नहीं, मैंने वो पूरा तो नहीं पढ़ा है। मेरे ख्याल में जिन फसलों का एमएसपी है ना, उन सभी पे किया है। 23 की 23 पे, 23 की 23 पे, 23 की 23 पे नहीं, जिनका एमएसपी है जी, एक एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन है। अच्छा, एक बात बताइए, किसान पिछड़ता क्यों जा रहा है? किसान जब आप आज से अगर 35-40 साल पहले की बात करें तो एक जिसके पास 5 एकड़ 10 एकड़ ज़मीन होती थी, वो किसान अपने बेटे को नौकरी नहीं लगवाना चाहता था, ना फौज में भेजना चाहता था। वो कहता था भी तू खेती कर ले, खेती में बढ़िया है, ये नौकरी वाला तो तेरे 2 एकड़ 3 एकड़ के मुकाबले में ही है। तो लेकिन आज क्या है कि एक 10 एकड़ का किसान कर्ज में डूबा हुआ है और एक चपड़ासी है जो पीएन लगा हुआ है, वो उसके पास कोई सारी सुविधाएं हैं। सर, इसके लिए
सरकार जिम्मेवार है। ये आप 40 साल पहले की बात करें, सन 80 तक क्या होता था, जिस किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन थी वो साल में 5-6 हज़ार की फसल बेचता था, रबी और खरीफ दोनों मिला करके, और एक मेंबर पार्लियामेंट को भी साल में 6 हज़ार तनख्वाह मिलती थी, 500 रुपये पे होती थी सन 80 में मेंबर पार्लियामेंट की, यानी कि 4 क्विंटल गेहूं के बराबर। अब एक मेंबर पार्लियामेंट को 100 क्विंटल गेहूं के बराबर तनख्वाह मिलती है। उसके बच्चों जैसी सुविधा देने के लिए, या फिर जैसे बैंक के चपरासी को 40 हज़ार मिलती है 20 क्विंटल गेहूं के बराबर, उसके बच्चों जैसी सुविधा देने के लिए किसान को 400 क्विंटल से 1200 क्विंटल अनाज चाहिए, और उसके लिए कम से कम 60 एकड़ जमीन चाहिए। अब जमीन तो 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच में है, 8 करोड़ परिवारों के पास, 14 करोड़ टोटल परिवार है किसानों के, तो 8 करोड़ लोगों का तो यह हालत हो गई है, उनकी 1 साल की कमाई और एक चपरासी की 1 महीने की कमाई बराबर है। अब वो अपने बच्चों को चपरासी के बच्चों जैसा तो सोचेगा ना, स्कूल में भेजें या कपड़े उनके सिलवाएं या उनको कोई छोटी मोटी सहायता सुविधा दें मनोरंजन की, तो फिर वो कर्जा लेगा तो चुकाए कैसे का, फसल सस्ती बिकती है, और फिर वो सुसाइड करेगा। इसीलिए सुसाइड के आंकड़े गिनती है सरकार, सुसाइड इतने करके समाधान पर नहीं जाती सरकार। जी मान साहब, एक छोटा सवाल और है, आप एक कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता हो और अच्छे आपके रिलेशन हैं, कहा जाता है कि आप मतलब गांधी परिवार को डायरेक्ट जाते हो, तो कहीं ना कहीं जैसे ही बड़ौदा का उपचुनाव आया या उस विधानसभा के आम चुनाव आते हैं, तो आपकी भूमिका नज़र नहीं आती, आप टिकट नहीं मांगते, कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक गांधी परिवार की बात है और ऊपर तक है, कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकता है, वो देर सवेर हो सकती है, 2 दिन की बजाय 10 दिन लग जाएं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो राजाशाही हैं, मिलते नहीं हैं। हम कांग्रेस को डेडिकेटेड क्यों है, कांग्रेस के सिपाही 32-35 साल से। मैंने 88 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, जब हरियाणा में कांग्रेस के 5 एमएलए थे। भजन लाल जी ने मेरे को ज्वाइन कराया था जब वो कृषि मंत्री थे केंद्र में, और सुरजेवाला जी अध्यक्ष होते थे प्रदेश के। हम कांग्रेस की जो नीतियाँ, शमशेर सुरजेवाला जी, कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं हम उनके मुरीद हैं। नीतियाँ क्या है कि सबको पनपने का मौका मिले, कोई जात पात ना हो, कोई धार्मिक द्वेष ना हो, ग्रामीण और शहरी को एक नज़र से देखें, इसलिए हम कांग्रेस को लाइक करते हैं। रही बात टिकट की मैंने इस बार एप्लीकेशन दी भी थी, हो सकता है हम जो कैंडिडेट दिया उसके मुकाबले नहीं ठहरते होंगे योग्यता में, हमें नकार दिया गया। यहाँ के तो इसमें क्या शिकायत? यहाँ के लोगों का कहना है कि हुड्डा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही हुड्डा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो जी उन लोगों से वो ज़्यादा बता पाएंगे, जबकि कांग्रेस तो एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें लाखों कार्यकर्ता हैं, कई हज़ार पदाधिकारी हैं, कई राज्यों में सीएम भी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कोई आदमी को कांग्रेस कह देना, कांग्रेस तो कांग्रेस है। अब हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वो उनकी वही बता पाएंगे क्यों कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, आगे बड़ौदा को अगर लेकर बात की जाए तो बड़ौदा में वापस रिपीट होगा कांग्रेस का कैंडिडेट, कि अब की बार बीजेपी कुछ कर दिखाएगी? देखो जी, मतदाताओं के ऊपर है, मतदाताओं को समझाने में कामयाब हो गए तो कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने काम बहुत किया। अभी वीरेंद्र सिंह ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले कि यहाँ पे कांग्रेस 6 जगह से चलती है, 6 कांग्रेस हैं यहाँ पे। एक अकेले भूपेंद्र हुड्डा के घर में 2 कांग्रेस हैं, एक भूपेंद्र हुड्डा की, एक दीपेंद्र हुड्डा की। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, वीरेंद्र सिंह जी दोगला सा आदमी है, कांग्रेस ने उसको महासचिव बनाया था और उसने सोनिया गांधी को बुलाकर राजीव जी के नाम से कॉलेज खोले, कमाई का धंधा भी कर रखा है। उनके मुँह से तो ये बात शोभा नहीं देती, और कोई कहे तो अलग बात है, कांग्रेस से ही गया है। कांग्रेस नहीं, फिर भी आप देखते हो हरियाणा में धड़ल्ले तो हो चुके हैं कांग्रेस के, एक सीधे तौर पे कहा जाता है, एक रणदीप सुरजेवाला का, एक शैलजा का, एक किरण चौधरी का, एक कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस, एक भूपेंद्र हुड्डा की। तो 2 ही बात हो सकती है, या तो मतदाता पागल है या शाना गणा हब्बल दर्जे का। ये मतदाता राम जनता कहती है बातें, नेता अपने मुंह से नहीं कहता है कि मैं बनूंगा या कोई वो नहीं बनेगा या मैं ही कांग्रेस हूँ। मतदाता कहते हैं, उनकी अपनी समझ है, वो मेरे ख्याल में तुक्के ज़्यादा लगाते हैं, इसमें असलियत कम है। नहीं, आप पुराने कार्यकर्ता हो, आप राजनीति के अच्छा ज्ञान रखते हो, तो क्या लगता है कि बिहार का भी चुनाव चल रहा है, यहाँ भी है, ये तो आपका हल्का अपना खुद का बड़ौदा हल्का अपना है, तो जनता को क्या पक्ष में बैठना चाहिए कि विपक्ष में रहना चाहिए आपके हिसाब से? भाई देखो, पक्ष विपक्ष क्या होता है, जनता ने ये देखना है कौन कौन सी पार्टियां किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। अब एक तो बीजेपी वाले करें विकास की बात, 6 साल में हमें तो पता नहीं भाई क्या किया है इस हल्के में। कांग्रेस ने इस हल्के में बहुत कुछ करा रखा है, स्टेडियम खुलवा रखे हैं, नवोदय स्कूल खुलवा रखा है, यूनिवर्सिटी पास में बनवा रखी है, हर एक गाँव में सड़क है, हर एक घर में बिजली है। तो कांग्रेस को ही वोट करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा।
चलो, ये थे बलबीर मान जी, और इन्होंने कहा किसान को लेके कि जो एमएसपी है वो 23 फसलों पे है, अगर उस पर लागू हो जाती है तो किसान समृद्ध हो सकता है। ये एक चपरासी की तनख्वाह एक महीने की 10 एकड़ के किसान के जितनी है, उस पर अगर सही ढंग से विचार किया जाए और किसान के बारे में सोचा जाए तो आज गेहूं का रेट 6000 के तकरीबन होना चाहिए, 6000 क्विंटल। हाँ, 6000 से कम नहीं होना चाहिए। और कई भाई कहते हैं कि भाई 6000 रुपये बिकेगा तो गरीब मर जाएगा। किसी भी किसान, किसी भी घर में जो नौकरी वाला है या व्यापारी है, 600 रुपये से ज़्यादा का आटा महीने में नहीं खाया जाता। अगर वो 6000 रुपये का भाव हो जाएगा तो वो 1800 रुपये का खाएगा, 1200 रुपये ही बढ़ जाएगा। जबकि हम जो ये गुटखा खाते हैं, रजनीगंधा वगैरह, वो 6 लाख रुपये किलो मिलता है, और ज़्यादातर मजदूर दिन में 30-40 का खा जाते हैं। सिगरेट की डिब्बी 250 की आती है। दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल वगैरह छोटी टेबलेट हैं, ये 3 लाख रुपये किलो बिक रही हैं। ढाबे पर हम जो खाना खाते हैं 1.25 लाख रुपये क्विंटल रोटी मिलती है वहाँ पे। 1 किलो आटे में 40 रोटी मिलती है और 1000 की मिलती है। तो वहाँ कोई नहीं मरा है, इलाज में कोई नहीं मरा है। बात यह कि शिक्षा महंगी हो, चिकित्सा महंगी हो, किसान को उसकी मेहनत के हिसाब से मुनाफा जोड़ के कीमत दी जाए ताकि वो भी समृद्ध हो सके। मुद्दा ये है। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार। नमस्कार जी मान। नमस्कार, धन्यवाद।